देखिए, ये सपोज कीजिए कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे अगर फोर्स दोनों साइड फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच किया जाए, तो जब फोर्स लगाते हैं तो क्या हुआ, स्प्रिंग डिफॉर्म हुआ, यानी लंबाई बढ़ गया। वो डिफॉर्म होने का मतलब है जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था, ओरिजिनल जो साइज था, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे इस फिगर को देखिए, अगर ये इस टाइप का है, यहाँ पे अगर दोनों साइड फोर्स लगा देने के बाद यह बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं यह भी डिफॉर्म हुआ, इसके साइज में कुछ चेंजेस आया, तो उसी को हम लोग कहेंगे डिफॉर्म। डिफॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या है, आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट डिफॉर्म नहीं होगा। तो इलास्टिसिटी एक ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी के भी अंदर तभी आएगा जब उसमें हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो हम ये प्रॉपर्टी, उस ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी को हम लोग देख पाएंगे कि वह फिर से रिगेन हो जाता है। तो आप लोग ये वाला देखे होंगे, मेला में मिलता है, इसको जब हाथ से ऐसे करते हैं काफी लंबा हो जाता है, फिर से जब उसको छोड़ दिया जाता है तो फिर वह सिकुड़ के एक जगह जमा हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, फोर्स लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है, जैसे छोड़ देते हैं फिर से वो ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं दिस इज द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, और इस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी। तो चलिए अब हम लोग डीपली से देखते हैं आखिर ये होता क्यों है। तो सबसे पहले इन सब चीजों को जानने के लिए हमने देखा था इंटर इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है, तो इंटर एटॉमिक फोर्स ये होता है कि दो सेम चार्ज में रिपल्सन होता है और टू अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। द फोर्स बिटवीन द एटॉम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस ऑफ द एटॉम्स आर कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्स। दैट मीन्स अगर प्लस प्लस चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, दैट मीन्स यह फोर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। सपोज करते हैं कि ये एक एटॉम है जिसपे प्लस चार्ज है, ये भी एक एटॉम है जिसपे प्लस चार्ज है। जब दोनों एक दूसरे के करीब आएगा तो ये एटॉम इस पे फोर्स लगाएगा और ये एटॉम इस पे फोर्स लगाएगा। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स ये भी एक दूसरे को इधर दूर धकेलेगा, और इसको हम लोग कहेंगे रिपल्सन। दूसरा, एक अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, एक दूसरे को अ, अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी ये क्या होगा, यहाँ पे क्लोज आएगा, क्लोज टू ईच अदर। ये भी इधर आना चाहेगा, ये भी इधर आना चाहेगा। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कहेंगे, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, दो चीज पास आता है, और जब रिपल्शन होता है तो दो चीज दूर जाता है। ठीक है। दूसरा आया इंटरमोलिकुलर फोर्स, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दो मॉलिक्यूल्स के बारे में, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, सपोज कीजिए एक ही एटॉम का दो मॉलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोजन एटॉम का दो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, चाहे कोई भी एटॉम्स का वो दो मॉलिक्यूल्स है, तो यह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, यह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, जब एक ही एटॉम के दो अणुओं के बीच जिस फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अब बात आती है डिफॉर्मिंग फोर्स। सपोज ये एक गुब्बारा है। ठीक है, यह एक गुब्बारा है। अब गुब्बारे को हाथ से जब दबाया जाता है तो यह पहले वह सर्कल गोल था, बाद में वह क्या हो गया, वह लंबा हो गया। दैट मीन इधर से भी फोर्स अप्लाई किया गया है, इस डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई किया गया है, तो यह क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया। दैट मीन इसका शेप एंड साइज कह सकते हैं, चेंज शेप आ गया, एक न्यू शेप आ गया, इसका न्यू शेप आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये बॉडी यही था, इसी से यह दूसरा रूप ले लिया। दैट मीन्स इसको हम लोग कहेंगे डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म यानी साइज में चेंजेस हो गया।
अब यहाँ पे देखिए एक बेलन टाइप का एक है ये, इस पे एक फोर्स लगाया जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाता है, और फोर्स क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। या कह सकते हैं इसको ये ऑब्जेक्ट अपोजिट देखते हैं, यह एक लंबा सा बेलन टाइप का है, यह एक लंबा बेलन टाइप का है। यहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई किया जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड किया जाता है, इसको दबाया जाता है, दबा के इसको इस आकार का बना दिया गया, ठीक है। यह इसका ओरिजिनल ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, मतलब जो पहले से है ओरिजिनल। अब जब इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया, डिफॉर्मिंग फोर्स दैट मीन्स हो गया वह फोर्स जिससे कि बॉडी डिफॉर्म हो, वह वो स्ट्रेचिंग हो सकता है, वह क्या क्या कहते हैं, ठीक है, मेनी टाइप, कोई भी फोर्स हो जिस बॉडी को डिफॉर्म करे, हम उसको डिफॉर्मिंग बोल करें, किसी भी टाइप का भी हो, वह फॉर डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई किया गया, तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, यह इस फॉर्म में आ गया, यानी इसके आकार, इसका शेप जो है वह चेंज हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो फोर्स अप्लाई होगा उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। चलिए इसका एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द फोर्स, अच्छा मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? तो द फोर्स व्हेन अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने के बाद, तो हम उस फोर्स को नाम देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, अब जब कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है, कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है, हम फर्स्ट फिगर के बारे में बात करें, इस फिगर में हम देखते हैं कि जब ये डिफॉर्म हुआ आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ये बॉडी डिफॉर्म हो गया, लेकिन जब ये फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, ये दो हाथ को जैसे दोनों हाथ से दबा दिया गया, हाथ को हटा दिया जाए, तो वह क्या करता है, यह फिर से अपना ओरिजिनल साइज में आ जाता है। किसके कारण? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण वह फिर से अपना ओरिजिनल साइज में आ जाता है। अगर ये ओरिजिनल साइज में आता है, दैट मीन्स जब एक फोर्स अप्लाई हुआ, दैट मीन्स इसके अंदर में कुछ जरूर हो रहा है, जिस वजह से वह फिर से अपना ओरिजिनल साइज में आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल से इस टाइप का हो जाता है, दैट मीन्स ये यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ा इसको डिफॉर्म करने के लिए, तो श्योर है कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यहाँ भी तो कुछ से कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, बिना फोर्स का तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो ये जो रिस्पॉन्सिबल है इसका ओरिजिनल साइज रिगेन करने का, इस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रीस्टोरिंग फोर्स को, कि रीस्टोरिंग फोर्स होता क्या है। देखिए, जब यहाँ पे एक स्प्रिंग को देखिए, ये है इसका ओरिजिनल, ओरिजिनल दैट मीन्स यहाँ पे जब कोई लोड अप्लाई अप्लाई नहीं है, यानी यहाँ पे जब F इक्वल टू, हम लोग कहते हैं वेट फोर्स, F इक्वल टू 0, जब यहाँ पे इसके वेट को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया मेरा x और फोर्स मेरा है यहाँ पे F, जब यहाँ पे इस फोर्स को 2F कर दिया जाता है, जब इस फोर्स को 2F कर दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2x, और फोर्स हो गया हमारा 2F। अब बात है कि अगर मैं यहाँ से ये जो वेट फोर्स को अगर रिमूव करता हो, तो यह स्प्रिंग किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, या ऊपर की ओर जाएगा और फिर से इस ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। तो ये जो ऊपर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, ऊपर की ओर एक जो फोर्स काम करता है, उसी का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। नाम से ही स्पष्ट है, उस ऑब्जेक्ट को रीस्टोर करता है। रीस्टोर करने का मतलब जैसा पहले था उसी रूप में लाने का काम करता है यह फोर्स, इसीलिए इस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स।
फिर से उसी अवस्था में ले जाने का काम करता है ये फोर्स, इसलिए इसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और ये हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हम यहाँ पे देखें डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो हम लोग देखेंगे वो हमेशा वो डाउनवर्ड्स है। यहाँ पे वो डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं, एफ डिफॉर्मिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है और डाउनवर्ड्स है, बट रिस्टोरिंग फोर्स का जो एफ आर का जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन और फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा। ये फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग क्या होता है, हम इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ डिफॉर्मिंग। यह यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन, यह हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कौन कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। काम भी उल्टा है, डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करता है, रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को फिर से डिफॉर्म बॉडी को फिर से उसको ओरिजिनल शेप में लाता है। दैट मीन्स एक शेप को चेंज करता है और दूसरा फोर्स चेंज हुआ शेप को फिर से ओरिजिनल शेप में लाता है। तो जो चेंज से ओरिजिनल में लाता है यानी वो हो गया रिस्टोरिंग, और जो डिफॉर्म करता है दैट मीन्स उसको बदलता है, उसका नाम हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। सर शॉर्ट में और एक बार बोल दीजिएगा, अभी ज्वाइन हो। शॉर्ट में बोल लेते हैं, चलिए शॉर्ट में बस इतना ही याद रखना है, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब वह फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्म करे। डिफॉर्म का मतलब हो गया उसके साइज को चेंज कर दे, ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स दैट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है और उसको जब छोड़ देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपना साइज में रिगेन अपना साइज में आ जाता है। ठीक है, तो जो अपना साइज में आने के लिए उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स लगा उसी को हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसको और शॉर्ट में समझिए। रिस्टोरिंग का फोर्स का मतलब होता है, तो मतलब चेंज हुआ शेप को ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। एक रिलेशन है रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स के बीच में, यह हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, हम लोग काफी इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस की है कि एक प्रॉपर्टी है मैटर का। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को बाय डेफिनेशन देखेंगे। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय वर्च्यू of which a body tends to regain its original shape and size after the removal deforming force. It is called elasticity. तो यह एक प्रॉपर्टी है मैटर का। ठीक है, तो जब क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया जाता है तो बॉडी अपना ओरिजिनल साइज में आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को किसी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी को भी अगर डाउट है तो बोलिए, क्योंकि ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले ये याद रखना, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होता है मैटर का। और क्या प्रॉपर्टी है, जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वह फिर अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लौट के आ जाता है या फिर आना चाहता है। ठीक है, टेंस यहाँ पे इस वर्ड को देखिए, टेंस टू रिगेन, वह अपना ओरिजिनल साइज में आना चाहता है। ये नहीं कि आ ही जाएगा, जरूरी नहीं है आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स कितना अप्लाई किया गया है। ठीक है, वो इलास्टिक जो लिमिट होता है क्या उस लिमिट को क्रॉस कर गए हैं, तो फिर वो ओरिजिनल साइज में नहीं आएगा, लेकिन एक टेंडेंसी शो करेगा अपना ओरिजिनल शेप में आने का। तो उस जो टेंडेंसी शो कर रहा है इसी को हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, which always tends to regain its original size। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा या आना चाहेगा, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई कह सकते हैं डांस कर रहा है, तो ये हमेशा ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। दैट मीन्स जब ये ऊपर रस्सी से ऊपर उठ जाता है तो ये रस्सी फिर से ऊपर आ जाएगा, जब इस फोर्स नीचे की ओर काम करेगा तो नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स जब भी क्या कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाएगा, वो हमेशा ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, और जैसे ही अप्लाई होगा फिर से वह डिफॉर्म हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू इलास्टिक प्रॉपर्टी,
इलास्टिक प्रॉपर्टी के अनुसार ऑल सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। इलास्टिक प्रॉपर्टी के अनुसार जितने भी सब्सटेंस है उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली रिजिड। दूसरा पार्शियली रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक। तीसरा है पार्शियली इलास्टिक और चौथा है प्लास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो अब बारीकी से एक एक वन बाय वन हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑल सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ये याद रखिएगा कि 4 ही ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। परफेक्टली, अब देखते हैं परफेक्टली रिजिड। परफेक्टली रिजिड में आप एक ब्रिक्स का या फिर एक स्टोन का एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, सपोज कीजिए एक ब्रिक्स है, हमारे पास एक ब्रिक्स है, यहाँ पे मैंने दोनों साइड से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। क्या यह डिफॉर्म होगा? क्या यह बॉडी डिफॉर्म होगा? टूट जाएगा मगर यह डिफॉर्म नहीं होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली रिजिड बॉडी। A body is said to be perfectly rigid if there is no deformation of the body takes place under the application of deforming force, how large it may be। कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद भी कुछ ऑब्जेक्ट में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे परफेक्टली रिजिड। इस ग्रुप में आप स्टोन को ले सकते हैं, ब्रिक्स को ले सकते हैं। ठीक है, आप ब्रिक्स के ऊपर फोर्स लगाइए, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वह टूट जाएगा लेकिन वह उसमें उसके शेप एंड साइज को आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई डिफॉर्मेशन ना हो, बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंजेस ना हो, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट। परफेक्टली इलास्टिक वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसपे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वो फिर से ओरिजिनल साइज में आ जाए। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक वैसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही रिमूव कर लेते हैं वह अपना ओरिजिनल साइज में आ जाता है। If different body completely regain its original configuration after the removal deforming force, it is said to be perfectly elastic. That means after removal deforming force, when a object gain its original size, then we can say objects are perfectly elastic. अगर रिमूव अब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद कोई ऑब्जेक्ट पूर्णतः अपना पूर्व पोजीशन, पूर्व अवस्था में आ जाता है, हम लोग उसको कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो हम लोग रबड़ यूज करते हैं वो रबड़ हो गया। ठीक है, रबड़ हो गया, स्टील भी आता है। ठीक है, स्टील हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। अच्छा, कोई भी परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वह पार्शियल इलास्टिक के मतलब प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक में यही याद रखना है कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद ऑब्जेक्ट अगर पूर्णतः अपना पूर्व अवस्था में आ जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट। नंबर 3 है पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक का मतलब होता है कि आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया जाता है तो यह अपना ओरिजिनल साइज को कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता है। कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता है, कुछ कमी रह जाता है। जैसे अगर ये गोल पाइप हो, अगर सपोज करिए कि एक यह गोल पाइप था। ठीक है, यह एक गोल पाइप था, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसको डिफॉर्म किया गया था। फिर जब इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया गया तो बस यह गोल कंप्लीटली नहीं हो पाया, या इस टाइप का शेप में आ गया। यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स था, हटाया गया तो इस टाइप का शेप में आ गया। ये तो अपना जो ओरिजिनल साइज रिगेन करना हुआ लेकिन कंप्लीटली नहीं हो पाया। सपोज मतलब अगर यह इसको अगर 70% डिफॉर्म किया गया, 70% डिफॉर्म है किया गया आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे ही इसको रिमूव कर लिया जाता है
यह क्या होता है, यह 30% अभी भी कह सकते हैं डिफॉर्म रह गया, मतलब वो 50% रीगेन किया, 30% रीगेन नहीं कर पाया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे पार्शियली इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इफ डिफॉर्म, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इसको एग्जाम में कई बार आता है, इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा, बट कोशिश कीजिएगा आप अपना खुद का लैंग्वेज यूज करें, ठीक है। If a deformed body fails to regain its original configuration completely, ठीक है, instead occurred a permanent deformation after the removal of the deforming force, it is said to be partially elastic. अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपना ओरिजिनल साइज कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्शियली इलास्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें से हम रबड़ को भी देखेंगे कि उसको अगर बहुत ज्यादा खींच दिया जाए तो अपना उसका ओरिजिनल साइज में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा हुआ जरूर होता है, ठीक है। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना ओरिजिनल साइज मतलब कंप्लीटली और अपना ओरिजिनल साइज में लौट के नहीं आ पाएगा, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे पार्शियली इलास्टिक ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड है प्लास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। अब इस ग्रुप में वैसा ऑब्जेक्ट आएगा जिसके ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद वह जिस जिस शेप में गया, ठीक है, अब उस आफ्टर रिमूविंग द क्या डिफॉर्मिंग फोर्स, उसमें कोई टेंडेंसी शो नहीं करेगा अपना ओरिजिनल शेप और साइज में रिगेन होने का, मतलब वो जैसा उसको फोर्स लगाने के बाद उसका जिस शेप का बना दिया उसी शेप में रह जाएगा, कोई टेंडेंसी शो नहीं करेगा उसका ओरिजिनल साइज में आने का, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। आप देख सकते हैं ये जो टीन का डब्बा है, इस टाइप के डब्बे को जब दबा दिया जाता है हाथ से या किसी और चीज से उसको दबा दिया जाता है तो वह वैसे ही रह जाता है, उसमें कोई टेंडेंसी शो नहीं करता है वो थोड़ा सा भी अपना ओरिजिनल साइज में आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे परफेक्ट प्लास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट। का डेफिनेशन देख लीजिए, इफ ए बॉडी रिटेन्स if a body retains completely its change configuration and does not show any tendency to even partially regain its original configuration after the removal deforming force, it is said to be plastic substance, ठीक है। तो प्लास्टिक सब्सटेंस वैसा होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, चेंज हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा, कोई उसके शेप में चेंजेस नहीं हुआ, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू इलास्टिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। पहला हो गया परफेक्टली रिजिड, दूसरा पार्शियली इलास्टिक, थर्ड हो गया परफेक्टली इलास्टिक और फोर्थ हो गया प्लास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट। क्या आप लोग जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को इन 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल फोन को किस ग्रुप में आप रखेंगे? परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। आप अकॉर्डिंग टू इलास्टिक प्रॉपर्टी हमने 4 ग्रुप में ऑब्जेक्ट देखा कि 4 ग्रुप में ही सब होता है, तो आप मोबाइल को किस ग्रुप में रखना चाहेंगे? मोबाइल की तो दूर की बात है, कुछ और एग्जांपल आपके लिए मैं शो कर देता हूँ। अच्छा, चारों को जो मैंने बताया परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, इन चारों में आपको समझ में आया कि चारों आखिर होता क्या क्या है? यस सर। बताइए तो आप परफेक्टली रिजिड से आप क्या समझे? परफेक्टली आप हिंदी में बोलिए, जैसे आप समझे आप वैसे ही बोलिए। परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट बोलिए। यस सर। सर डिफरेंट बॉडी कंप्लीट रिगेन इट ओरिजिनल कन्फिगरेशन। जी नहीं, परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट में तो सबसे पहले कोई डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। आप कितना बड़ा फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें कोई डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं रिजिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले था परफेक्टली रिजिड। परफेक्टली रिजिड में रिजिड मतलब
रिजिड से एक ही उसको याद करने का तरीका ये अपना लीजिए कि रिजिड दैट मीन्स जो बदलना नहीं चाहता हो, ठीक है, जो बदलना नहीं चाहता हो। वो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, दैट मीन्स वो बदला। बट वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने आकार को कभी बदलना नहीं चाहे, वो टूट जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं, अपना आकार को बदलेगा नहीं, उसी को हम लोग कहेंगे परफेक्टली रिजिड। तो वैसा जो कि बदलेगा नहीं, हम एग्जाम्पल दो चीज बताए थे आप लोगों को, एक स्टोन बताए थे, दूसरा हम लोग ब्रिक्स का एग्जाम्पल बताए थे। अब थर्ड एग्जाम्पल बताइए, थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? अच्छा, लकड़ी, आयरन रॉड। आयरन रॉड, ठीक है। आयरन रॉड को आप अगर उसको देखा जाए तो वो उसमें और भी कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। आयरन रॉड में कुछ और भी प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है एक स्टील का रड, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए ना, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी देखे है ना, कांच, ग्लास, ग्लास को आप उसके शेप को आप बदल नहीं सकते हैं, जैसे ही फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा लेकिन वो अपना आकार को नहीं बदलेगा। लकड़ी, वुड जो है, वुडन जो है, वही सेम कंडीशन है, वो परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक की कैटेगरीज में आप रबर को रखिए, आप कोई भी चीज को रखिए उसमें जो थोड़ा सा भी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, लोहा का रड हो गया, स्टील रड हो गया, वो हम उसको परफेक्टली इलास्टिक बोल सकते हैं। जब लेकिन कंडीशन रहेगा व्हेन फॉर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई अंडर इलास्टिक लिमिट, जब इलास्टिक लिमिट के अंदर में हम उसमें अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। दूसरा है पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक का मतलब हुआ जो जिसमें इलास्टिक का थोड़ा सा गुण रहेगा, ठीक है। इलास्टिक का थोड़ा सा गुण रहेगा, दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो थोड़ा सा उसका ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने बताया कि ये एक गोल ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और फिर इसके साइज को मैंने इस तरह बना दिया, इस तरह यहाँ पे बन गया, इस तरह बन गया। अब जब यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया गया तो यह ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इस टाइप का नहीं बन पाया, मतलब यहाँ से वो थोड़ा सा ये जो था ये थोड़ा सा पूरा हो गया, बट ये कंप्लीटली राउंड नहीं हो पाया। तो ये दैट मीन्स इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी तो शो किया, इलास्टिक प्रॉपर्टी शो किया, बट वो कंप्लीटली ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाया, ठीक है, बट थोड़ा तो आया। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे पार्शियल इलास्टिक में, ठीक है। फोर्थ है प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वहां पे कोई इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने फोर्स लगाया और इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे बना दिया। अब जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया कोई टेंडेंसी शो नहीं किया, जैसे कर दिया वैसे रह गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, जिसमें अब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद कोई टेंडेंसी शो नहीं करेगा इसका ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन में लौट के आने का, ठीक है। तो ये था, चार ग्रुप में हम अकॉर्डिंग टू इलास्टिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस को चार ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। और मैं चारों पे इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि कई बार इसका डेफिनेशन आ चुका है चारों का डिफाइंड। ये चारों जो है परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने, डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। किसी को डाउट है यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट को समझिए। आपने देखा होगा रबर को, ठीक है, या फिर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ये एक मान लेते हैं कि एक रबर है, इसको आप एक एक साइड को अगर आप फिक्स रखते हुए इसको अगर आप स्ट्रेच करते हैं इतना थोड़ा सा, यानी यहाँ पे आफ्टर यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? स्ट्रेचिंग फोर्स, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया, या डिफॉर्म हो गया। बट जैसे ही आपने इस फोर्स को हटा दिया फिर से वो अपना ओरिजिनल साइज में आ गया, फिर से वो इस अपना ओरिजिनल साइज में आ गया। लेकिन अगर उसको इसके बाद अगर इतना खींच दिया जाए,
ठीक है, इतना खींच दिया जाए तो फिर जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, यह था इतना बड़ा, लेकिन जब हटाने के बाद वह थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस आकार में यह आप क्या कहते हैं, ये वाला जो है इस फॉर्म में नहीं आ सका। क्या हुआ, इसका आकार चेंज हो गया। अब एक चीज, जब मैंने पहली बार जब खींचा तो यह ओरिजिनल शेप में आ गया, दूसरी बार जब खींचा तो ओरिजिनल शेप में नहीं आया, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ कुछ हद तक तो ऐसा जरूर है कि उस फोर्स तक खींचने के बाद वह ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाया था तो वो ओरिजिनल साइज में लौट के आ गया था, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा के इसकी लंबाई को ज्यादा बढ़ा दिया, वो अपना साइज में, ओरिजिनल साइज में नहीं आ सका, कुछ बड़ा रह गया, ओरिजिनल साइज से कुछ बड़ा रह गया। तो इसका मतलब एक फोर्स तक ही वह अपना ओरिजिनल साइज पे रिटर्न आ जाएगा। एक फोर्स तक ही, उस फोर्स से ज्यादा करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन एक लिमिट होगा, उस फोर्स तक हम खींचेंगे तो वहां से वह अपना ओरिजिनल साइज में रीगेन उसको लौट के आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है इलास्टिक लिमिट क्या है, एक मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स अप टू व्हिच ए सब्सटेंस बिहेव एज ए परफेक्टली इलास्टिक। वह फोर्स, वह मैक्सिमम फोर्स जब जहां तक या फिर जब तक कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक की तरह बिहेव करे, उस मैक्सिमम फोर्स को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्यों, क्योंकि उस मैक्सिमम फोर्स तक उस ऑब्जेक्ट का इलास्टिक प्रॉपर्टी बना हुआ रहता है। बट जैसे इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स हम अप्लाई कर देंगे, क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा और वह क्या कहते हैं, लूज हो जाएगा। आप लोग इन इन जनरल एग्जांपल देखते होंगे आप लोग, हम लोग सॉक्स यूज करते हैं, सॉक्स ठंडी के दिनों में ऑलवेज हम लोग सॉक्स पहनते हैं। जब सॉक्स नया होता है तो वो उसका जो रबर होता है या फिर रबर ही होता है उसमें, वो काफी ज्यादा टाइट होता है और पैर में चिपक के रहता है। बट जब हम उसको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ यूज करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी उसका लो हो गया या फिर खत्म हो गया, धीरे धीरे वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट काफी बार पूछा जाने वाला सवाल है, और हर एक इंटरव्यू हो, इंजीनियरिंग का इंटरव्यू होगा या फिर वाइवा एग्जाम होगी, पूछा जाएगा आप लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक लिमिट। तो याद रखना है, इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम फोर्स है जब तक कि कोई भी पदार्थ का इलास्टिक प्रॉपर्टी बना हुआ रहे, उसी को हम लोग कहेंगे इलास्टिक लिमिट। किसी को डाउट है इलास्टिक लिमिट में, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम होगा क्वेश्चनिंग तो हम ही करेंगे, हम नहीं चाहिए, हम इतना हमको आंसर चाहिए कथम। किसी को भी डाउट हो तो आप बोलिए। इलास्टिक लिमिट को समझना है, काफी आसान चीज है और ये काफी बार आपके लाइफ में आएगी, पूछा जाएगा, जरूरत पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा कि मैं आपको टाइम दे पाऊँ या फिर मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो ये रिस्टोरिंग, ये जो इलास्टिक लिमिट होगा या फिर रिस्टोरिंग और इलास्टिक फोर्स, यह कितना होगा, यह इलास्टिक फोर्स जो होगा या फिर रिस्टोरिंग फोर्स होगा एक ऑब्जेक्ट में, वह कितना होगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर इलास्टिक लिमिट में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाए तो विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit the restraining force, that means the internal force generated within a deforming body is directly proportional to the change in configuration of the body। सपोज कीजिए एक या फिर मैंने एक उसी का एग्जांपल फिर मैं लेके जाता हूँ। आप लोग ये फिगर देख पा रहे हैं, फिगर देख पा रहे हैं, यस राइट साइड में देखिए, समझिए। यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये जो डिफॉर्मिंग हुआ, डिफॉर्म बॉडी, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किए थे वो एफ है, और यहाँ पे क्या हुआ, इसके लंबाई में चेंज आया है। कुछ भी हो, वॉल्यूम में हो सकता है ये परिवर्तन, लंबाई में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने माना कि इसके लंबाई में चेंजेस आया है, और लंबाई में कितना चेंजेस आया, मानते इसका लंबाई एल है, ठीक है,
और इसका जो लंबाई चेंज हुआ है वह डेल्टा एल है। इसका लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल जो लंबाई इसका चेंज हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो इंटरनल हम लोग फोर्स अप्लाई किए थे, ठीक है, फोर्स अप्लाई किए थे डिफॉर्मिंग फोर्स, वह किसके डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए थे, उसके बाद एक उसके लंबाई में चेंजेस आया। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमने बताया था पहले एक रिलेशन, फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग इक्वल टू फोर्स ऑफ डिफॉर्मिंग बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है जो कि बॉडी के अंदर जनरेट होता है। कब जनरेट होता है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है। जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इंटर बॉडी के अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है, और इसी इंटरनल फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वह किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, लेंथ, तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा एन। तो एफ इंटरनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, दैट मीन्स एफ इक्वल टू के डेल्टा एल, where k is called force constant having unit न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हमें याद रखिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं, यानी इंटरनल फोर्स। और यह डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है ये लेंथ भी हो, और ये हम कह सकते हैं वॉल्यूम में भी हो, ठीक है। लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, और भी जो भी होगा वह डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये साइन जब भी हटता है हम लोग जानते हैं कांस्टेंट आता है, तो इंटरनल फोर्स इक्वल टू के, और इधर आ जाएगा डेल्टा एल। तो अब के क्या है, ये फोर्स कांस्टेंट है, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। यहाँ से इसका हम लोग निकाल लेंगे, ये यूनिट निकाल देंगे, के इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डेल्टा एल। तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और ये डेल्टा एल दैट मीन्स लेंथ है, तो पर मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हो गया किसका, फोर्स कांस्टेंट के का। क्लियर है? यस। किसी को यहाँ तक डाउट है, रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिक लिमिट, या फिर पार्शियली इलास्टिक, परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में, यहाँ तक किसी को कहीं पे कोई डाउट है? पीडीएफ नहीं है क्या, पीडीएफ नहीं है क्या सर? पीडीएफ क्यों नहीं है, पीडीएफ तो आप लोग को एक्चुअली पहले भी भेज चुके हैं हम, मुझे तो मिला ही नहीं। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला हुआ है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, चैट बॉक्स में अपना नंबर मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। चलिए, चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई हुआ डिफॉर्मिंग। चलिए देखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अप्लाई हुआ फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इस बॉडी के अंदर में एक फोर्स जनरेट होता है, इंटरनल फोर्स, ठीक है। ये फोर्स इस डायरेक्शन, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के इस सरफेस पे लगता है, और इंटरनल में इस डायरेक्शन में फोर्स होता है, जिस ये डीएफडी, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ रीस्टोरिंग, यानी इसका नाम हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट इसके सरफेस में यहाँ से अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो अंदर से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स से एक नया चीज का फोर्स का नाम हम लोग आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेस, ठीक है। अब ये जो बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, को हम लोग कहेंगे स्ट्रेस। चलिए देखते हैं स्ट्रेस को, टाइम है, हम लोग स्ट्रेस को उम्मीद है कि कंप्लीट कर पाएंगे आज,
ठीक है, स्ट्रेस। अब देखिए, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देयर will be a relative displacement of the particle, and due to property of elasticity an internal restoring force is developed which tends to restore the body to its original state. The internal restoring force per unit area of a cross section of the deformed body is called stress. आई थिंक कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश। ये फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब कोई फोर्स एक बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, समझ रहे हैं स्ट्रेस को, देयर विल ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार किया हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके। जैसे ही यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाना चाहेगा, यहाँ आएगा। दैट मीन्स यहाँ का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गया, यानी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव का मतलब हुआ कि फोर्स अगर यहाँ पे अप्लाई हुआ है, इस जगह पे इस पोर्शन में हुआ, तो यहाँ का पार्टिकल जो है, इस जगह का पार्टिकल्स है, ये लोग यह मूव नहीं करेगा या स्टेबल रहेगा, एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। बट यहाँ का जो पार्टिकल है वो मूव करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रुका हुआ है, यह मोशन में है, तो हम लोग कहते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, पार्टिकल का। अब ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी का, ड्यू टू ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, यह जैसे ही इसको रिमूव कर लिया जाए, इसको हटा दिया जाए, अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब क्या होगा, यह अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करना चाहेगा। अब ओरिजिनल साइज रिगेन करने के लिए यहाँ का जो मॉलिक्यूल इधर चल गया था, यानी यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स था वो इधर आ गया था, अब इधर का मॉलिक्यूल्स यहाँ इधर की ओर दौड़ेगा, यहाँ पे आएगा, और इसको कंप्लीट करने के लिए जो साइड में जहाँ जहाँ जगह चाहिए इसको ओरिजिनल साइज में आने का, सारा मॉलिक्यूल्स वहां तक साइड में आ जाएगा और इसको फिर से ओरिजिनल शेप में ले आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ, मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में गया, जैसे ही मॉलिक्यूल्स डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया गया, फिर से मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में आया, उस ऑब्जेक्ट को के शेप को रिगेन करने के लिए फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ और फिर उसके साइज को, ओरिजिनल साइज को रिगेन कर लिया गया। अब ये जो अंदर की ओर से जब ये मॉलिक्यूल्स इधर से इधर गया, यहाँ पे एक फोर्स लगा था, तो जैसे ही इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, श्योर यहाँ भी एक फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होगा इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स इंटरनल फोर्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करता है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड कन्फिगरेशन। एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वस्तु अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करेगा या फुल्ली डिपेंड करेगा इंटरनल फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर। अब ये जो इंटरनल फोर्स है, अगर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूनिट एरिया अगर कंसीडर किया जाए, मान लिया कि इसका एरिया जो है वो 1 यूनिट है, तो इस 1 यूनिट एरिया में जो इंटरनल फोर्स जनरेट होगा इसी का नाम है स्ट्रेस। इसको डिफाइन करेंगे, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, एक बॉडी के अंदर यूनिट एरिया द्वारा लगाया गया इंटरनल फोर्स को हम लोग कहेंगे स्ट्रेस। क्लियर है, एक बॉडी के अंदर यूनिट एरिया द्वारा लगाया गया इंटरनल फोर्स को हम लोग कहेंगे स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू एक फार्मूला जानेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है
और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। इसका ऐसा यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। अगला स्लाइड में आ जाते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। इसका डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया का ml2, फिर नीचे l⁻⁻1, तो दैट मीन्स m l⁻⁻1 t⁻⁻2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।